आदाब नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर उस वक्त हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो। आज का मुद्दा जिसका आज बात होगी हिजाब की, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जो तालिबात है उनके लिए हिजाब जरूरी है या फिर किताब, क्योंकि हिजाब को लेकर हंगामा बरपा हुआ है और इस हंगामे के सबब अब ये देखा जा रहा है कि जो तालिबात है वो अपने एग्जाम छोड़ने को मजबूर हो गई है। क्या ऐसी पीछे की वजह है, जानने की कोशिश करेंगे तमाम खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी के 23वें असेंबली के स्पीकर सतीश महाना बिला मुकाबला मुंतखब होने पर सीएम योगी और अपोजिशन लीडर ने दी मुबारकबाद। उत्तराखंड असेंबली के 3 रोजा इजलास का हुआ आगाज। गवर्नर के खुतबे से हुई इजलास की शुरुआत। सीएम धामी समेत सभी लीडरान रहे ऐवान में मौजूद। कर्नाटक के मौजूदा हालात को लेकर सीएम बसवराज बोम्मई पर भड़के एचडी कुमारस्वामी। साबिक सीएम ने कहा आला क़यादत के इशारे पर कर रहे हैं रियासत की फिजा खराब। एजी मनोज सिन्हा का जेके वक्फ बोर्ड के नवमुंतखब अरकान से खिताब। कहा वक्फ के इमलाक का समाज के वसीअ तर मफाद में हो इस्तेमाल। कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, ITI अस्पताल, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने पर दिया जोर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। आज पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे फी लीटर हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल पहुंचा 100 रुपए के पार। टर्की में यूक्रेन और रूस के बीच 2 हफ्ते बाद बातचीत फिर शुरू। इस्तांबुल में चल रही है दोनों ही मुल्कों के नुमाइंदों के बीच बातचीत। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाजे के बीच कल से 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हो गए और इंतजामिया ने हिजाब पहनकर स्कूल आने वाली बच्चों को स्कूल में दाखिले की इजाजत नहीं दी है। हालांकि ज्यादातर बच्चियां हिजाब में स्कूल आई, लेकिन अफसोस के साथ हिजाब उतारकर क्लासरूम में दाखिल हुई। उडुपी से शुरू हुए तनाजे के बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां पर अदालत ने हिजाब को जरूरी इस्लामी प्रैक्टिस का हिस्सा करार नहीं दिया है, उसको जरूरी इस्लामी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं माना है, और जिसके बाद इस मामले को लेकर कर्नाटक हुकूमत और स्कूल इंतजामिया सख्त हो गया है। हालांकि अदालत के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए तंजीमें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जबकि दर्जनों तालिबात ने बगैर हिजाब के ही इम्तिहान छोड़ने तक का ऐलान कर दिया। इस बीच शुरू हुए हाई स्कूल के इम्तिहानात के दौरान रियासत भर में अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। रियासत भर में होने वाले इस इम्तिहान में 8.73 लाख तलबा 3,444 सेंटर्स पर बैठने का उनके इंतजाम किया गया। और हिजाब को लेकर जारी सियासत के बीच अब मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू भी हिमायत में आ गई है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में हरनाज ने अपील की है कि लड़कियों को टारगेट करना और टारगेट बनाना बंद होना चाहिए। वो जिस ढंग से भी जीना चाहती है उनको जीने की आजादी मिलनी चाहिए। तो आज का मुद्दा में चर्चा होगी कि बेटियों के लिए हिजाब जरूरी है या फिर किताब, जहां पर हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद होंगे। उनसे सवाल जवाब करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले सुनते हैं हिजाब को लेकर क्या बयानात इस वक्त सुर्खियों में है। हम लोग कितना लोग फॉलो किए इसका बारे में बहुत चिंता करता है। उसका और क्वालिटी एजुकेशन कैसा देखता है। किसको एजुकेशन इच्छा ही नहीं है, किसको धर्म पालन इच्छा है, वह धर्म के अनुसार पढ़ाई को जाता है आगे। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था। अच्छा, आज जो है हिजाब को लेकर के ज्यादा कड़ाई थी? नहीं, क्या भी नहीं थी। क्या हुआ जब आप गए स्कूल के अंदर में? हिजाब आपको उतारना पड़ा? कि सिर्फ निकाल के जाना बोला, इतना ही बोला। तो आपने जब उतारा तो आपको खराब लगा उससे? नहीं, 2 भी लगा, अच्छा भी लगा तो खराब भी लगा। हर हमेशा हम ऐसे ही जाते हैं हिजाब निकाल के, तो आज भी ऐसे ही गए हिजाब निकाल के। तो आज आपका फोकस क्या था, एग्जाम या हिजाब? एग्जाम था। तो यू आर हैप्पी विद ऑल द एवरीथिंग, लाइक थिंग्स वेंट? यस, इट वेंट वेरी गुड। कैसा एग्जाम आपका? वेल, अच्छा था। अच्छा था। हाँ। आज जो है हिजाब को लेकर के रूल्स थे, हाँ। क्या हुआ जब आप एंटर किए आप स्कूल में? नहीं, कुछ नहीं, वेल था।
कुछ ऐसा नहीं किया। अलाउड तो नहीं था हिजाब के लिए, करना पड़ा हमें हिजाब। हिजाब निकालना पड़ा। हाँ, आपको खराब लगा वो? थोड़ा खराब लगता है, हमारा इस्लामिक राइट्स है ये, तो हमें थोड़ा खराब लगा है। हाँ, लेकिन फिर भी आपका फोकस आज क्या? एग्जाम पे था हमारा फोकस। ओके, थैंक यू। So you will follow till any other order comes from the board. नहीं, हाँ हमें फॉलो करेंगे, मगर हमें हिजाब पहनने की इजाजत चाहिए। टीचर्स, लेडीज टीचर है तो कुछ नहीं, जेंट्स रहता है तो हमें थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए हम हिजाब के इसमें है। हिजाब को लेके बहुत बुरा लगा, हमको हिजाब चाहिए। हमारा ये रूल्स है कि हम ये हिजाब पहन के ही रहेंगे। Okay. तो क्या आज आपको बोला गया कि हिजाब उतार के आपको जाना है? नहीं, कुछ नहीं बोला। आपने एग्जाम जो दिया हिजाब पहन के दिया, उतार के दिया? उतार के ही दिया। उतार के दिया। तो जब आपने उतारा आपको तकलीफ हुई, तो क्या खराब लगा? नहीं, स्कूल में भी हम हिजाब नहीं से ही रहते हैं, अब हम एग्जाम में भी हम वैसे ही थे। ओके, लेकिन आज बहुत स्ट्रिक्ट है इसको लेकर के, हिजाब को लेकर के आप सोचती क्या है? हिजाब को लेके तो कुछ नहीं, क्या सोचती है? मतलब होना चाहिए नहीं? होना चाहिए, हमको हिजाब होना चाहिए, ये हमारा रूल्स है और ये हमारा राइट है। नाइस, इट वाज गुड। अच्छा, तो आज जब गए एग्जाम हॉल में तो आपको नकाब उतारना पड़ा, हिजाब उतारना पड़ा? We had removed already, so they didn't said anything to remove. Okay, before entering the class you removed already. Okay, so did you feel bad when? No, Why? because every school it is a rule to remove the burqa, so we are removing when we enter the campus. We will remove, that's all. When we are going to home, again we'll wear and go. Okay, but there is a lot of protest going against the. I think they should not do like that. It is our rule to wear the hijab, but it's government what we can say. हॉल में एंटर करने से पहले हम हिजाब निकाले, बुरखा निकाले और सब कुछ लेकर अंदर चले गए। जो भी था पढ़ाई किया और सीट पे जाके बैठे और एग्जाम दे के आ गए। लेकिन हिजाब निकालने में आपको खराब लगा, बुरा लगा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि पिछले स्कूल में भी हमें ऐसा कहा गया था कि जो भी आपका बुरखा है, हिजाब है, वो सबको आपको बाहर निकाल के अंदर आना है, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे लगता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कॉमन है, बस थोड़ा बहुत हंगामा चल रहा है, इसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं देना चाहिए, बस स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। इस्लामिक जो ड्रेस है, हम लोग जो परमसिद्ध अधिकार है हमारा, बैको बच्चे का एक बदन छपाना, एक हर चीज़ मुकम्मल कपड़े पहनना है, तो वो चीज़ को तो ना ये मत कीजिए। हिजाब के बारे में आपको ये था, हिजाब जैसे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, वो आदेश के ऊपर चल रहे हैं हम लोग नाराज हैं उस चीज़ पर, फिर भी हम लोग। Well, honestly, हमेशा लड़की को ही टारगेट क्यों करते हो आप? अभी भी मेरे को ही टारगेट कर रहे हो आप। हिजाब की बात में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो। उसको जीने दो जिस ढंग से वो जीना चाहती है, उसको अपने मुकाम तक पहुंचने दो, उड़ने दो, वो उसके पैगाम है, वो उसके पर है। तो हिजाब तनाजा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो बच्चियां अपने इम्तिहान छोड़ रही हैं, क्या वो सही है? और हिजाब को लेकर जो लगातार बयानबाजी हो रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ ये एक सियासी मसला है या फिर एक मजहबी चश्मे से इसको देखा जा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इसमें शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। नेहा शालिनी दुआजी जुड़ गई हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है नेहा जी। इसके अलावा हमारे साथ शाइस्ता अंबर जी जुड़ गई है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड की। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। शाइस्ता अंबर जी, सबसे पहले सीधा सवाल आपसे ही है, क्योंकि जिस तरीके से मामला अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे निगरानी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा मामला पहुंच चुका है, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड, आपको क्या लगता है कि हिजाब को लेकर आप क्या सोचते हैं कि हिजाब की वजह से जो बच्चों ने अभी इम्तिहान देने से मना कर दिया है या फिर वो कह रही है कि उनकी जो पढ़ाई है उससे मुतासिर हो रही है, कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो उनका राइट है, उनको संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि अगर निचली अदालत से उनको संतोष नहीं मिल रहा है या वो एग्री नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दें, ये उनका संवैधानिक हक है। लेकिन अभी आपके ही चैनल से एक बेटी हमारे देश की, वो ये कह रही थी कि मेरे लिए सबसे पहले एजुकेशन है जी, हमें हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा। मुझे इसका दुख है क्योंकि मेरी चॉइस है, लेकिन मुझे एजुकेशन से मुझे ज्यादा एजुकेशन मेरी ज्यादा जरूरी है, मेरा एग्जाम ज्यादा जरूरी है,
इसका मतलब है कि वो लड़की अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सेंसिटिव और बहुत ही उम्मीद रखती है कि हमारा ब्राइट फ्यूचर हो। तो जो इल्म हासिल कर लेगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें उसको हासिल हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो हमारे हिजाब को लेकर के, जैसे अभी बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के दुष्यंत देव जी ने कहा कि आप इतना ज्यादा सख्ती मत करिए कि लड़कियां अगर हिजाब से आ रही तो उनकी चॉइस है। और अभी किसी मैडम ने भी कहा कि उनको पंख दो। तो अगर हमारे स्कूल में पहले से अगर आ रहा होता, अगर ऐसा चल रहा था तो अचानक रोक दिया गया, ये सियासत है। क्योंकि ये राइट टू चॉइस में अगर वो लड़कियां पहले से आ रही थी और हिजाब पहले से उतार देती थी और तब क्लासरूम में आती थी, तो ये तो ठीक है कि हिजाब उतार करके तब आई क्लास में और फिर हिजाब पहन लिया, फिर अपने बाहर चली गई। और अगर एकदम से ये कह दिया जाए कि हिजाब रोक दो, हिजाब बैन कर दो, हिजाब हर जगह बना हो जाएगा, तो इससे हमारे देश का जो कुछ समुदाय है वो ये सोचने लगेगा कि अब हम लोगों को हमारे बहुत सारी प्रैक्टिस है जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जिसे हमें संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल में, तो वो उससे उनको कहीं ना कहीं एक शंका पैदा हो रही है कि क्या हमारे सारे राइट और हमारे सारे संवैधानिक अधिकार जो माइनॉरिटीज के लिए है, क्या उस पे भी अब शुरू हो जाएगी पाबंदी। तो ये बात है, उनको शंका है। और ये शंका हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट अपने जो जज हजरात हैं वो जरूर, क्योंकि वो जो फैसला देंगे वो हमारे जो भारत के जो सभी धर्मों को मानने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस, उनकी आस्था के हिसाब से वो देते हैं और संविधान के अनुसार फैसला देते हैं। हमारा संविधान सभी धर्मों के आस्थाओं का सम्मान करते हुए फैसला देता है, किसी का हक नहीं मारता है और इंसाफ देता है। तो मैं समझती हूँ कि हमें भरोसा करना चाहिए, चाहे हमारी राज्य की अदालतें हों, चाहे हमारे सर्वोच्च अदालतें हों, हमें भरोसा करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। लेकिन बेटियों से कहें कि वो अपनी एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है। और ये सारी जीते जो उठेंगे सब सियासत है, सब राजनीति है। बिल्कुल, सियासत कौन कर रहा है तो समझने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। के सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऑथर है, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। संजय के चड्डा जी जुड़ गए हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के साथ, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। नेहा जी, क्या इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, सियासी बयानबाजियां हो रही है, और सियासत के चश्मे से क्या इसको देखना चाहिए या मजहबी चश्मे से देखना चाहिए या फिर आयन के चश्मे से ही ये सही रहेगा? देखिए, अभी जो हमारी बहन कह रही थी कि संविधान पे विश्वास, और उनको संविधान जो है पूरा हक देता है, जैसे हमें हक देता है वैसे उन्हें भी, माइनॉरिटीज को भी पूरा हक देता है। तो आपको संविधान पे विश्वास क्यों नहीं है? आपको अगर आर्टिकल 21 आपको ये अधिकार देता है कि आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कीजिए, आप जो मर्जी पहनिए, वही आर्टिकल 21 और 15 हमें भी ये इजाजत देता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को कि वहां पर बिना भेदभाव के यूनिफॉर्म की तरह, मतलब एक यूनिफॉर्म होती है, उसे पहनकर लोग आए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो। तो ये हर इंस्टीट्यूट का अपना एक इंडिविजुअल राइट है जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। आप देखिए, आप बुर्का पहन के आइए, कोई मना नहीं कर रहा। आप कॉलेज के अंदर जब एंटर कर गए तो आप अपना उतार के साइड पे या अपने पर्स में डाल लीजिए, या जहां भी आपने डालना आप रख सकते हैं, क्योंकि वहां आप सबके बराबर हैं। आपको कोई प्रिविलेज नहीं दी जाएगी कि आप कुछ अलग से किसी और धर्म के हैं। आप क्यों बताना चाहते हैं कि आप विशेष धर्म से? ये बार बार विशेष धर्म क्यों होता है? आप हमारी तरह बन के रहिए, हम आपकी तरह बन के बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऐनक से, आयन के चश्मे से इसको देखना चाहिए, ना कि मजहबी चश्मे से या फिर सियासी चश्मे से। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। संजय के चड्डा जी, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट के जेर निगरानी पहुंच चुका है, आपको क्या लगता है, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए और यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट, और दरख्वास्त लगाई गई है कि जो कुरान और हदीस की व्याख्या है वो गलत की गई है, आपको क्या लगता है कितनी दलीलें टिक पाएंगी? देखिए, ये तो टाइम बताएगा कि कितनी दलीलें टिक पाएंगी, क्योंकि जो पिटीशंस फाइल हुई हैं, स्पेशल लीव पिटीशन, उसमें ये बड़े क्लियरिटी के साथ कहा गया है कि ये चीजें हैं जो बाध्य करती हैं, जो बताती हैं कि हिजाब की जरूरत है, और उन स्पेसिफिक तथ्यों को
कोर्ट के सामने रखने का प्रयास किया गया है। कोर्ट ने एवेल्युएट करना है क्या ये जो चीजें जिनका व्याख्यान जिनके बारे में एक पिटीशंस में कहा गया है क्या वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, और अगर वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के तहत आएंगी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरीके से जो पहले का जजमेंट है उसको कंटिन्यूटी करा जाएगा। अगर ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में नहीं आता है तो मुझे लगता है कि फिर दिक्कत हो जाएगी, और यही प्रयास कर रहे हैं, यही कोशिश की जा रही है। जो जितने भी पिटिशनर्स हैं उनके जानिब से ये बताया जा रहा है बार बार कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और इसमें किसी भी तरीके की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, ये उनकी प्ली है। और क्योंकि ये पिटीशन वहां पे एडमिट हुई है, वहां पे उस पे बात हो रही है, तो निश्चित तौर पे हमको वेट एंड वॉच करना होगा, वेट एंड वॉच करना होगा। और जाहिर सी बात है कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन केके सिंह जी, सवाल यह है कि जो बच्चियां इम्तिहान देने जा रही है, कुछ बच्चियां तो कह रही हैं कि ठीक है हम हिजाब उतारकर अपना एग्जाम देने जाने को मजबूर हैं, हालांकि परेशानी जरूर हो रही है। कुछ का यह कहना है कि वो एग्जाम नहीं देंगे। ये जो फर्क है ये समझने की जरूरत है, क्या आखिर वो बच्चा भी मुस्लिम है और दूसरी बच्चा भी मुस्लिम है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि पढ़ाई की बात जब होती है तो हिजाब वर्सेस किताब होता चला जा रहा है, ऐसे में जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है तो ये देश के लिए भी समय की बर्बादी है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लिए भी समय की बर्बादी है। और हिजाब और किताब के इस इशू के कारण ही, मतलब कि इस बेसलेस इशू को इतना ज्यादा मुखर किया गया है, इस दिन बाद के मुद्दे को इतना मजबूत मुद्दा बनाया गया है, शायद इसी कारण आज इंडिया में मुस्लिम महिलाओं का साक्षरता दर सबसे कम है। और देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल में ये इश्यूज नहीं है, सिर्फ सरकारी स्कूल में ही ये इश्यूज है। और आपको याद होगा कि कर्नाटक का ये मामला जी उस टाइम चर्चाओं में था जब चुनाव का समय था जी। जब भी चुनाव का समय होता है, कुछ पार्टियां क्या करती हैं, अपना हित साधने के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियां हैं या फिर जो मध्य वर्गीय लड़कियां हैं उनके परिवार को टारगेट बनाती है। उनका काम है, उन्होंने अपना माइंड सेटअप करके रखा है कि हमें अगर पॉलिटिक्स करना है, हमें अपने राजनीति को भुनाना है तो किसी के ना किसी का साथ लेना होगा। और उस वजह से ये इन लड़कियों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और इन लड़कियों को ये समझना चाहिए क्योंकि हिंदू समाज में भी पहले घूंघट लिया जाता था। आपने देखा होगा महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया हमने अपने अधिकारों के लिए, अपनी शिक्षा को पाने के लिए हमने खुद लड़ाई की कि हम घूंघट नहीं पहनेंगे। और आज देखिए, पहले के कंपैरिजन में आज हमारा शिक्षा दर बहुत ज्यादा आगे है। तो इन लड़कियों को खुद समझना होगा कि कुछ चुनिंदा पार्टियां और संस्थाएं हैं जो इनका फायदा उठा रही हैं। वो अपना हित साधने के लिए, वो कहते हैं ना, शिकारी भी कोई और है, निशाना भी किसी और का है, और बस इन मासूम बच्चियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन मासूम बच्चियों ने अपना कंधा उन्हें दे दिया इस्तेमाल करने के लिए, और ये ऐसा करके खुद का ही हित साध रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने लाइन कही है और मैं इसके ऊपर रिएक्शन लेना चाहूंगा शाइस्ता अंबर जी से। शाइस्ता अंबर जी, शिकारी कोई है, शिकार कोई कर रहा है और बच्चा यहाँ पर एक तरीके से उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है क्योंकि उनको उनकी तालीम से महरूम होना पड़ रहा है। ये बात अलग है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब जब तक इन बच्चों का, क्योंकि एग्जामिनेशन अलग से तो लिया नहीं जाएगा, एग्जामिनेशन तो चल रहे हैं, आपको आना है तो आइए एग्जाम दीजिए, नहीं आना है मत आइए। लेकिन सवाल यह है कि इनके मुस्तकबिल का खराब करने का जिम्मेदार कौन होगा फिर? बहुत अच्छी बात हमारी बहन ने कही है। हमको ये सोचना चाहिए, हमारी बच्चियों को या हमारे बच्चों के गार्जियन को समझना चाहिए कि जो एजुकेशन का टाइम है, जो इस वक्त उनको तालीम हासिल करने का और जो उन्होंने साल भर पढ़ा है, जो वो वक्त इतना कीमती है, इतना कीमती है। हिजाब इस टाइम, स्कार्फ इस टाइम, ये कोई मायने नहीं रखता है। और हमारे अकीदा और नियत हमारी मजबूत होनी चाहिए और हमें संविधान पे भरोसा रखना चाहिए। ये सब बहुत कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है सबसे ज्यादा जो होती है वो इल्म होता है, तालीम होती है, शिक्षा होती है। और जो बच्ची कह रही है कि हमें एग्जाम देना जरूरी था इसलिए हमने एग्जाम दिया, तो उसको किताब जरूरी थी, हिजाब बाद में था उसके लिए। तो ये लड़कियां, अगर हमारे हिंदुस्तान की सभी बेटियां अगर ये समझ लें
कि आस्था क्यों ले करके हम किसी विवाद में पड़ जाएं और किसी का कंधा बन जाए और किसी का निशाना और तीर किसी का बन जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए कहते हैं कि आप जितना शिक्षित होंगे उतना ही आपके दिमाग खुलेंगे, उतना ही आप उदारवादी होंगे, उतना ही तरक्की करेंगे। और ये सारे मसले इतना जरूरी नहीं थे जो इतना बड़ा मसला बनाए। सिर्फ राजनीति है और राजनीति का सियासी निशाना है, सियासी तीर है और कंधा बना दिया। कौन सियासत कर रहा है इस पर? शाइस्ता जी, सवाल तो ये भी उठना चाहिए फिर कि अगर सियासत इस पर हो रही है तो कौन सियासत कर रहा है इसके ऊपर? जाहिर सी बात है, जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पे जहर बोया है, राज करो, फूट डालो, राज करो, तो जातियों में बांटा गया, समुदाय में बांटा गया, वर्गों में बांटा गया। तो ये सियासत है। अब हम या किसी और को हम ये नहीं कह सकते कि इस पार्टी ने किया, ये इस पार्टी ने किया। किस कौन सी पार्टी है जो सत्ता का वर्चस्व, सत्ता के नशे में वो मासूम लोगों को या ऐसे लोगों को, कमजोर तबके को वो अपनी सत्ता के और अपने वोट बैंक बना लेती है? कौन पार्टी ऐसी नहीं है? सभी पार्टियां, आप चाहे दलितों को देख लिए, चाहे माइनॉरिटी को देख लिए, चाहे सवर्णों को देख लिए, सभी अपने अपने वर्चस्व और अपनी सत्ता पे बांटने के लिए वो इस तरह के निशाने लगाती है, उस तरह का कंधा इस्तेमाल करती हैं। और मिलता क्या है? देखिए, कोई सरकार किसी को कुछ नहीं देती है। एक रिक्शा चलाने वाला मेहनत करता है, वो अपने बच्चे को पालता है, पढ़ाता है। यही बात आप जो कह रही है शाइस्ता अंबर जी, ये अगर आवाम को समझ में आ जाए, जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर दिन रात लड़ाई चलती रहती है, एक दूसरे को एब्यूजिंग की जाती है, नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, अगर ये बात समझ में आ जाए तो लोग अपना वक्त जाया ना करें। हमारे साथ नेहा शालिनी जी जुड़ी हुई है। नेहा जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, मेरे को आवाज मिल रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे हर एक स्कूल और कॉलेज का एक ड्रेस कोड होता है, आप मदरसे का भी देखिए। फॉर एग्जांपल, जो भी यहाँ बैठी हैं मुस्लिम महिलाएं, मैं उन्हें ये बोलना चाहती हूँ कि मदरसे का एक ड्रेस कोड होता है। वहां अगर जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर आप देखिए लोग एडमिशन बाद में लेते हैं, पहले शेरवानी, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कुछ हो, ये चलन चलता आ रहा था। तो हर एक यूनिवर्सिटी का एक कायदा होता है, कानून होता है, एक ड्रेस कोड होता है। उस हिसाब से जब हिंदुओं ने आज तक ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब भी एडमिशन लेते हैं वो शेरवानी पहन के जाते थे, तो इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं। हमें तालीम लेनी है, अब जो उस यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड होगा उसे मानना चाहिए। तो अगर आज महिलाएं और लड़कियां इस बात को समझ ले कि उनके लिए तालीम, उनके लिए एजुकेशन पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो वो मुझे लगता है कि अपना हिजाब पहन के आएंगी, बट यूनिवर्सिटी से बाहर पहनेंगी और अपना एग्जाम देंगी, और फिर उसके बाद बाहर जाके उनको चाहे पहनना है पहने, चाहे नहीं पहनना नहीं पहने, लेकिन एजुकेशन पहले। आज तक लोगों ने देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा का जो रेट है, मतलब दर है, वो कम क्यों है? क्योंकि पहले की कोई भी सरकारें उनको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहती थी। और आज भी कुछ ऐसे मौलवी मौलाना है जो चाहते हैं कि लड़कियां आए तो सिर्फ मदरसों में आए, इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं ले, तो वो अपनी कौम की ही लड़कियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये तो लड़कियों को समझना चाहिए कि आज अगर हम पीछे हो गए, हमने किताब की जगह हिजाब पकड़ लिया, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें फिर 20 साल पीछे फेंक दिया जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि आपको इक्वल राइट्स मिले, जो राइट्स हमें है वही राइट्स आपके पास हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको वो राइट्स कैसे लेने हैं। इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप अगर ऐसे लोगों की बातों में आएंगे कि नहीं किताब नहीं हिजाब पहले है, तो फिर आपको वो सोच लीजिए 20 से 30 साल पीछे चौंक रहे हैं, और वही चाहते हैं कि आप ना पढ़ें और उनकी बराबरी कभी ना कर पाए। जो आपको चाहता है शिक्षा देना, वो मतलब आपके साथ बराबरी चाहता है कि आप और हम बराबर आपको हक देना चाहता है। लेकिन जो आपको शिक्षा नहीं देना चाहते, दूर रखना चाहते शिक्षा से, वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बराबरी करें या उनसे तू मैं करें। ठीक है केके सिंह जी, ठीक है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा केके सिंह जी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि बच्चों को तालीम हासिल हो, और जिस रेशो की भी आपने बात की है कि मुस्लिम ख्वातीन के अंदर बेदारी लाने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब जहन के अंदर अगर ये चीज डाली जा रही है, क्योंकि कोर्ट जब तक ये फैसला ना कर दे, कुछ भी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी भी होगा, और हम इसलिए इस चीज से बच रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं कि वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। सवाल यह है कि बच्चों को तालीम हासिल करने से क्या एक साजिश हो सकती है पॉलिटिकल पार्टीज की, जो उन बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं? केके सिंह जी। बिल्कुल, देखिए आज आप देखिए 70 साल की बात की जाए इन 7-8 सालों को छोड़ के,
तो जो भी पहले की सरकारें रही हैं, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पूरा नील था उनका, ठीक है। जी। और अब इन बच्चियों के लिए, क्योंकि आगे चल के यही आपको जैसे ये पता होगा कि अगर परिवार में एक लड़की शिक्षित होती है तो उससे पूरा परिवार शिक्षित होता है और उस परिवार से पूरा समाज शिक्षित होता है। और जैसे अभी किसी बहन ने कहा था कि सरकार कुछ नहीं करती, ऐसी बात नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती। सरकार कदम उठाती है, रास्ता बनाती है और उस रास्ते पे आपको खुद ही चलना है। महिला मुस्लिम लीग की संस्थापिका ज़किया सुमन जी थी और उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर पाबंदी लगाने के लिए याचिका दायर की थी। और वो सायरा बानो जी के थ्रू, सायरा बानो जी क्या आई थिंक 2015 में उनके पति ने उन्हें फोन पर ही तलाक दे दिया था, उनके दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया था। और वो सायरा बानो जी मुझे जहां तक पता है साइकोलॉजी में वो मास्टर्स थी। तो सोचने वाली बात है कि अगर सायरा बानो जी शिक्षित नहीं होती, वो किताब की जगह हिसाब को ही प्राथमिकता देती, तो आप ही बताइए क्या आज हम 3 तलाक से मुक्त हो पाते। और रही कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, तो सरकार ने बहुत कुछ किया। सरकार ने हमें 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। सरकार ने जो गरीब स्तर की, मतलब जो गरीब समाज की मुस्लिम बच्चियां हैं, उनके विवाह के लिए इन्होंने ही शादी में 51,000 का शगुन दिया। इन्होंने ही 5,000 से ज्यादा मदरसों के शिक्षकों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी और आगे हलाला पे भी काम चल रहा है। और देखिए, हाँ, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी आजादी है कि आप क्या पहन के जाएंगे और क्या पहन के नहीं जाएंगे जी। तो वैसा पहनावा करना ही क्यों जो दूसरे की सुरक्षा पे सेंध लगा दे। दूसरे की क्या, आपकी खुद की सुरक्षा पे भी सेंध लग जाएगी। सिंह जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक तो ये बात ठीक है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है ना, लोग ये कह रहे हैं कि अब से पहले तक पहन कर आ रही थी, अचानक से इसके अंदर चेंजेस आने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब से लेकर अगर 2020 तक भी मान के चला जाए, 2020 तक भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से इसको लेकर आने की क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या ये अचानक से सिक्योरिटी के अंदर कोई खलल पैदा हो रहा है? नहीं, देखिए, हर चीज का बदलाव होने का एक समय होता है। अभी तक इनको मतलब कि 3 तलाक से आजादी दिलाई गई, शिक्षा में सुधार किया गया, अब हिजाब है, तो हिजाब से हो सकता है कि आगे हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, क्योंकि देखिए, जो हिजाब है वो स्त्री और पुरुष के बीच का फर्क मिटा देता है। अगर मान ली, एक तो पहली बात कि स्कूल को मंदिर कहा गया है, शिक्षा का मंदिर, तो उसमें पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो भगवान स्वरूप होते हैं, तो क्या जरूरत है कि हम बुर्का पहन के उनके सामने बैठे। पहली बात तो यहीं से शुरू होती है। और दूसरा ये कि बुर्के के आड़ में, क्योंकि जैसे चुनाव का टाइम था, आपको तो पता ही है, चुनाव के टाइम पे सब अपने राजनीतिक पार्टियां अपने वोट को, बैंक को भरने के लिए कुछ ना कुछ कांड करवाती है। अगर मान लीजिए उस टाइम पे कोई हिसाब के आड़ में कोई पुरुष बैठ जाता, कोई आतंकी बैठ जाता, तो अब इतनी करिश्माई आंखें तो शिक्षक की होती नहीं है कि वो बुर्के के अंदर झांक के पहचान पाए कि इसके अंदर इस चीज के ऊपर भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन संजय के चड्ढा जी, जिस तरीके से लोगों का खदशा है, खास तौर पर उनका ये कहना है कि धीरे धीरे करके इन चीजों को जानबूझकर उठाया जाता है। अब लोगों का ये भी इसके ऊपर एक तरीके से खदशा है कि यूसीसी लाने की इसके जरिए कोशिश की जा रही है। क्या इज इट पॉसिबल कि जिस तरीके से एक एक चीजों को लेकर आया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये आइन के अंदर नहीं है, क्या आइन का हवाला देते देते ये तमाम चीजों को टारगेट किया जा सकता है? ये तो बड़ी, अगर लीगली स्पीकिंग हम बात करें तो हमारे आइन में यूसीसी का स्पेसिफिक प्रोविजन है। हमारे आइन में बताया गया है कि जो आने वाली टाइम में सरकारें जो हैं उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो यूसीसी को लाएं, तो उस तरफ से भी उसको लाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। कोई स्पेसिफिक उसके लिए इस तरह का कोई कदम उठाने से मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा। देखिए, कई चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें, अगर हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कई ऐसे मुस्लिम मुल्क हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, यहाँ तक कि आई थिंक सीरिया भी उसमें शामिल होता है, जहाँ पे के हिजाब को पब्लिक प्लेस में नहीं आप पहन सकते हैं। तमाम उसके चीजें हैं जो हमारे सामने हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, और हम लोग इस चीज को अच्छी तरीके से देखेंगे कि कैसे
सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इम्पार्शल होते हुए किस जो भी चीजें जिन बिना पे ये चैलेंज किया गया है और जो पॉइंट्स अपने पिटीशंस में जिन्होंने SLPs फाइल की है उन्होंने लिखा है और उसमें बताई है कि ये ग्राउंड है, ये कुरान के इस प्रोविजन के तहत वो स्पेशल ऐसी प्रैक्टिस है जिसको कि हटाया नहीं जा सकता। उन सारी चीजों का एक उसको तोला जाएगा, उसको देखेंगे और उसके बाद ही निर्णय आएगा। ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा वक्फा, फौरन हाजिर होंगे। इस्तकबाल है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास शो आज का मुद्दा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं जरूरी हिजाब या किताब। क्योंकि सवाल इसलिए है कि कुछ बच्चियां जिनके इम्तहान शुरू हो चुके हैं वो हिजाब की वजह से अपने इम्तहान छोड़ रही है। कितना सच है कितना झूठ है ये फैसला जरूर हो सकता है, लेकिन कितना इसको सही करार दिया जाएगा कितना गलत ये आप लोग फैसला करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हैं, एक बार फिर से इनका रुख करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो बच्चियां हैं वो इम्तहान नहीं दे पा रही है और क्यों रोका जा रहा है उनको। एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे नेहा शालिनी दुआ जी, क्योंकि एक तरीके से इल्जाम लगाया जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए या फिर वोट बैंक की खातिर इस तरह का इस्तेमाल करती है। क्या ये भी एक ऐसा हिस्सा हो सकता है कि किसी भी मजहब को बुनियाद बनाकर वोट बैंक हासिल किया जाता हो? लेकिन खासतौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही तो ये कहा गया है कि वजीर आजम मोदी की तरफ से कि हम मदरसों के बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। जी, आप खुद सोचिए, जब प्रधानमंत्री जी के ये विचार हैं और करके भी दिखाया है, मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए पैसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, ताकि वो जो शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा हो जाए और वहां जैसे बाकी जगह साइंस, पॉलिटिकल साइंस, मैथ सब कुछ होता है, ये वाली तालीम भी हो। कोई ये नहीं चाहता कि आपके जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं उनको कुरान से वो दूर रखा जाए, और लेकिन साथ साथ ये चाहते हैं कि जो एक शिक्षा है जो हम सब भी पाते हैं वैसी शिक्षा एक मुस्लिम को भी पाने का पूरा हक है।
और यही रीजन है कि हमने देखिए ट्रिपल तलाक पे भी हमने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। अगर वोट बैंक की होती तो ट्रिपल तलाक जैसा जो कानून अध्यादेश लाके हमने पास करवाया, आप खुद सोचिए कि उस पे हमें कितना बड़ा खतरा था। सभी पार्टियों ने आज तक ऐसा कभी नहीं होने दिया, क्योंकि उनका एक वोट बैंक था कि जितने भी पुरुष मुस्लिम पुरुष हैं वो उन्हीं को ही वोट देते थे। लेकिन इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने हमें वोट दिया, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति तो हमारे डीएनए में ही नहीं है। अगर वोट बैंक की राजनीति करें तो बहुत सारी चीजें हमने अभी जो की है 370 हटाई या बहुत सारे काम ऐसे किए हैं तो हम वो कर ही नहीं पाते। हमने सिर्फ देश हित के लिए काम किया है कि अगर देश हित में मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देना है तो उनको बराबरी का हक देना है कि कॉन्स्टिट्यूशन और एक देश एक संविधान होना चाहिए। हम सिर्फ इस बात को कहते हैं। और ये मुझे लगता है इस्लामिक कंट्रीज भी बहुत सारी हैं जहां पर बुर्का बैन है, बहुत सारी ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं। आप बताइए क्या वो गलत है? अरे भाई उनका देश, वो जो भी कानून रखते हैं ये उनकी मर्जी। और ऐसे ये देश है हिंदुस्तान, इसमें जिसे भारत कहिए, तो यहाँ हमारी मर्जी, हमारा कानून जो है, हमारा संविधान जो है वो सबके लिए बराबर है। नहीं, लेकिन नेहा जी क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो में मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी तंजीमों के नाम सामने आए थे कि जानबूझकर इस चीज को लेकर आया गया था कि ताकि माहौल क्रिएट किया जा सके, और उस तंजीम से वाबस्ता कुछ लोगों ने इस बात को जरूर से उठाया, क्योंकि इससे पहले ये लगातार बच्चे पहन के जा रहे थे, जब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। इस मामले को जानबूझकर क्या तूल देने की कोशिश की गई थी? देखिए इस मामले को जान के तूल देने की कोशिश की तो फिर नुकसान किसका हो रहा है? ये समझना चाहिए उन बच्चियों को कि नुकसान उनका हो रहा है। उनके दिमाग में धर्म का ऐसा वो डाल दिया गया है कि आपका, मैंने कुरान नहीं पढ़ी लेकिन जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी सहेलियां हैं, वो बताती हैं कि कुरान में कहीं भी बुर्का है ही नहीं, लिखा हुआ शब्द ही नहीं है ये। तो जब कुरान में बुर्का ने लिखा हुआ तो आपको किसने ऐसा कह दिया कि बिना बुर्के के आप अंदर जाएंगी तो आप मतलब तालीम हासिल नहीं कर सकती? तो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो बनाया गया है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो पढ़ लिख ना पाएं। जैसे मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये कुछ लोगों के द्वारा ये बनाया जा रहा है एजेंडा कि लड़कियां जो है, मुस्लिम समुदाय की स्पेशली लड़कियां, वो पढ़ लिख ना पाए। अगर पढ़ लिख गई तो हलाले के पे भी आवाज उठाएंगी, और पढ़ लिख गई तो फिर ये 3 तलाक पे भी बोलेंगी। तो हम चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जैसा हम चाहें, हमारे पांव की जूती बनी रहे और हमारी मर्जी से चले। हम कहीं खड़े हो तो खड़े हो जाए, हम कहीं बैठो तो बैठ जाए। तो ऐसे जो पुरुष है ना, ये उनकी मानसिकता दिखाती है कि वो महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते, और हम चाहते हैं कि सभी पढ़े। अब कई बार बोला जाता है जी आप अपने समुदाय की लड़कियों को देखो, हमारे को क्यों देख रहे हो? हे भगवान, जब आप यहाँ पर रह रहे हैं, हिंदुस्तान है ये, तो हमारे लिए सभी बराबर हैं। हम एक आंख को बंद करके नहीं बैठ सकते, हमें दोनों आंखों को खोल के वो एक मजहबी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि इक्वल राइट जो है, जो सबका हक है, वो मुस्लिम महिलाओं को भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ईसाई महिलाओं को मिल रहा है नहीं मिल रहा, या सिखों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो जो भी माइनॉरिटीज है उनको बराबर का हक देना, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है जो हम दे रहे हैं। ओके, शाइस्ता अंबर जी एक मिस यूनिवर्स रही हैं और हरनाज संधू, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि लड़कियों को उनके हिसाब से उनको जीने दो। बार बार क्यों लड़कियों को टारगेट किया जाता है, फिर चाहे वो हिजाब का मामला हो या फिर और भी ऐसे मामले होते हैं जिसको लेकर लड़कियों को टारगेट किया जाता है। तालीम के मामले में की बात की जाए, उनको अलग निगाहों से अगर देखा जा रहा है, या फिर उनके बारे में आप बार बार कमेंट करेंगे? कई मरतबा हमने देखा है कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने चाहिए, किसी का ये कहना है कि लड़कियों को ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो डिसाइड कौन कर रहा है? पहनना किसी और को है। देखिए, अभी हमारी दोनों बहनों ने बातें बहुत अच्छी की और मैं बहुत इज्जत करती हूँ और मैं उनको सलाम करती हूँ। और मैं उनसे, अपनी बहनों से इस सवाल का जवाब तो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरे, मैं अपनी बहनों से बताऊंगी कि आप गूगल में सर्च करिए शाइस्ता अंबर को लेकर। शाइस्ता अंबर ने बहुत सारी कुरीतियों को चैलेंज किया था 2000 में, और जिसमें मेरे 3 बार मेरे ऊपर हत्या हमला हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट में मैं 3 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल जी और ये राम कोविंद जी, तीनों से मैं मिल चुकी हूँ। तीनों से तलाक के कानून को लेकर के जब मुकदमा हुआ, जब हम जीते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो याचिका में जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस फैसले के में खास करके हमारी याचिका भी शामिल हुई और जजमेंट में हमारा पूरा जो हमारी याचिका थी पूरा की पूरा ये फैसले में दर्ज भी हुआ।
और रहा ये कि अभी हमने एक मस्जिद भी तामीर की जिसमें औरतों को जाने नहीं दिया जाता था। अब वही शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी उसी मस्जिद में सब खुले दरवाजे हैं, सब आते हैं, औरतें बराबर से नमाज पढ़ती हैं। आज 1 तारीख को हमने एक अलग बहुत बड़ा हॉल बनाया मस्जिद का जिसमें तरावी पढ़ेंगी बच्चियां। रहा ये पर्सनल लॉ बोर्ड ने काम कुछ नहीं किया है, काम कुछ नहीं किया। अगर वो चाहता तो बच्चियों के लिए गर्ल्स कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े काम करते। उनके पास फंड की कोई कमी नहीं थी। हर तरह से उनको गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट थी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, पिछली जितनी भी गवर्नमेंट आई, सब इनकी बात मानते थे। और ये बात हमारी बहन ने बिल्कुल सही कही है कि ये तलाक का कानून अगर ये गवर्नमेंट ने बना दिया, वरना ये लोग वोट की राजनीति कर रहे थे। कुछ लोगों को खुश करने के लिए महिलाओं की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता था। अगर को एजुकेशन पे है तो फतवा लग गया, मेरा जनाजा निकाला गया, मेरा शहीद स्मारक पार्क पे मेरा पुतला बना के जलाया गया। तब हमने बड़े उलमा जो जला रहे थे, मैंने मुझसे भी आपके मीडिया साथी ने एक पूछा एक चैनल के कि आपको पुतला जलाया गया, तो मैंने कहा सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस्लाम में किसी का पुतला बनाना ही नहीं चाहिए। आप किसी की पुतला बना रहे हो फिर जला रहे हो, वो भी कलमा को, औरत का। तो ये को एजुकेशन पे जब हमने बोला था कि आखिर आप मेडिकल कॉलेज में लड़के हो डॉक्टरी क्यों नहीं कर सकती, तो कहा कि नहीं, उनकी नीयत खराब हो जाएगी, उनको और वो लेटर लिखने लगेंगी, वो शादियां होने लगेंगी। तो ये सब चीजें हमारे अकीदा मजबूत हो, आप अपनी तहजीब और तरबियत इतनी अच्छी दें कि बच्चे न बहके, और फिर जब बच्चे तालीम याफ्ता हो जाती है तो उनको अपना फैसला और अपना अच्छा बुरे का इतना तमीज हो जाता है। तो आप जबरदस्ती लड़कियों पे कहीं जीन्स ना पहनो, कहीं ये ना, यहाँ ना जाओ, कहीं व्हाट्सएप ना करो, कहीं मोबाइल ना रखो, और इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत सारी प्रोग्रेसिव चीजें। हमारे हिंदुस्तान का पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उन्हीं ने कहा था जो अपनी कौम की परवाह नहीं करता है वो जिंदा लाश होता है। बेशक बेशक, यही बात मैं समझूंगा केके सिंह जी से भी। केके सिंह जी, क्योंकि जो बात शाइस्ता अंबर जी ने बड़ी बखूबी बताई है, उनका ये कहना है कि तरह तरह की पाबंदियां नाफिज कर दी जाती है। सवाल ये है कि जिसको जो करना है वो तो करेगा ही, लेकिन जिस तरीके से पाबंदियां नाफिज करने वाला शख्स है, और एक के बाद एक उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी बताए हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर भी जानलेवा हमला कराए गए हैं, लेकिन बावजूद इसकर वो अपने काम में डटी रही। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कि शाइस्ता अंबर जैसी जो मिसाल कायम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इम्तिहान देने से पीछे हट रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब भी मुस्लिम लड़कियां आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, कुछ ना कुछ उन पे थोप दिया जाता है। मैंने शुरू से देखा है, जैसे कुरान में आप देखिए तो मेहर वगैरह कुछ की भी व्यवस्था या व्याख्या नहीं की गई है। एक मानसिकता हमने पुरुषों ने हमारे समाज के सेट करके रखी है कि महिलाएं जब तेज रफ्तार से चलने लगती हैं, वो सफलता को प्राप्त करने लगती हैं, तो उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। और उसके बाद ये जो बेड़ियां लगाम लगाने वाला जो काम ये पुरुष कर रहे थे, तो इस काम को, क्योंकि हर पार्टी को एक मुद्दा चाहिए होता है कि वो मुद्दे को कैसे गोद लें ताकि उनका फायदा हो सके। तो जो मुस्लिम बच्चियों पर या फिर लड़कियों पर उतने साल से जो अत्याचार हो रहा है, इसी को एक फिक्स राजनीतिक पार्टी ने अडॉप्ट कर लिया है, वो भी सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए। मुझे तो ये समझ में आता ही नहीं है कि इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। अगर एक शिक्षित हो के लड़की अपनी पूरी जिंदगी सेट कर सकती है, वो एक पढ़ लिख कर कमा कर राजा महाराजा की जिंदगी जी सकती है, उसके लिए उसे सिर्फ चंद घंटों के लिए अपने हिजाब को अपने चेहरे से उतार के रखना है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप खुद सोचिए कि क्लासरूम में कोई लड़की, क्योंकि क्लासरूम में हर समाज के, हर धर्म के बच्चे बैठते हैं, उसके बीच में आप हिजाब लगा के बैठेंगी तो आप उपहास के पात्र बन कर रह जाएंगी। और ये पुरुष प्रधान समाज जिसने अभी ये टेंडर लिया है कि ये महिलाओं के दिमाग में भर के, क्योंकि कुछ लड़कियों ने ये भी कहा है कि सरकार ने इस चीज पर प्रतिबंध लगाकर सरकार हमारे कपड़े उतारने की कोशिश कर रही है। जिस सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद किया, वो हिजाब से इन्हें आजादी दिलाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ अभी मुझे जहां तक पता है कि यही एक
एक क्या कहते हैं, एक मुद्दा रह गया है जो सुलझ सकता है, क्योंकि 3 तलाक हलाला वगैरह तो बहुत सुलझ ठीक है, और अब चुका है। यही मुद्दा बाकी रह गया था, तो सोचा कि लगे हाथ इसको भी निपटा लिया जाए और इसके ऊपर सियासत की जाए। मैं इस चीज के ऊपर सवाल जरूर लूंगा और लीगल सवाल लूंगा संजय के चड्ढा जी से ब्रेक के बाद, और ये समझने की उनसे कोशिश करेंगे कि आइन में, दस्तूर में क्या लिखा गया है, और खासतौर पर क्योंकि मामला इस वक्त जेर निगरानी है सुप्रीम कोर्ट के, तो ऐसे में अब जो यहाँ पर हो रहे हैं जिस तरीके से एग्जामिनेशन, उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा, एक ब्रेक के बाद। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद, तो हम चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जरूरी हिजाब या किताब। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर सुनकर करते हैं। संजय के चड्ढा जी, जो कि जिस तरीके से हमने आपसे सवाल किया था उसका मैं जवाब आपसे समझना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये जानने की आपसे कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे उठाए जाते हैं और आइन की नजर में उनकी क्या अहमियत होती है, ये कोर्ट तय करता है। सवाल सर ये है कि इससे पहले भी जब हमने डिबेट की थी तो उसमें कई सारे लोगों ने जब अपनी पिटीशन दायर की थी तो उसमें इस बात का हवाला दिया गया था कि जो हमारे सिख भाई होते हैं वो अपनी पगड़ी टर्बन पहन कर जाते हैं, कुछ कड़ा पहन कर जाते हैं, जो गैर मुस्लिम लड़कियां हैं वो सिंदूर लगा कर जाती है, और उसी को बेस बनाते हुए यहाँ पर ये पिटीशन भी दायर की गई थी। क्या आपको लगता है कि मजहब के चश्मे से जब किसी चीज को देखते हैं तो फिर ऐसे बहुत सारी चीजें निकल कर आती, फिर हर कोई अपने अपनी प्रैक्टिसेस करने की शुरू कर देगा उसमें? देखिए शहबाज भाई, एक बहुत अहम बात है, हमारा जो आइन है वो हम सबको जो है अपने धर्म को प्रीच करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए पूरा अख्तियार देता है। हमें वो राइट देता है कि हम उसको, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, कोई भी आदमी हो, उसको ये पूरा अख्तियार है जी कि हम अपने रिलीजन के हिसाब से चलें। अब ये जो आइन में जो ये प्रोटेक्शन दिया गया है, ये प्रोटेक्शन किन चीजों पे लागू होता है ये देखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे ये प्रोटेक्शन लागू होगा, इसको चेक करने के लिए हमारे जो पिछली नजीरें हैं, पिछले जो कानून में पहले जब जजमेंट्स आए हैं, उन जजमेंट्स में ये कहा गया कि ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को अगर आप कर रहे हैं और उसमें कोई आदमी दखलंदाजी करता है, स्टेट दखलंदाजी करता है, कोई नियम दखलंदाजी करता है,
तो वो दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे नियम को अल्ट्रा वायरस बना दिया जाएगा। और इसी चीज का जो एक जिसे कहते हैं ना कि इस पर्टिकुलर फंडामेंटल चीज को लेते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया हिजाब के बारे में कि जो ये हिजाब की प्रैक्टिस है ये मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से उन्होंने बताया कुरान में, हदीस में और तमाम जो फंडामेंटल चीजें हैं इस्लामिक लॉज की वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कवर नहीं करती है और उनके हिसाब से हिजाब के बगैर भी ये जो इस्लाम की प्रैक्टिस है वो चल सकती है और हिजाब एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा। और अब उसी चीज को चैलेंज करने के लिए हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या गया है। संजय जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि जिस बात का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं उसको समझने की जरूरत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमने पिछली मर्तबा देखा है कि कई लोग अलग अलग मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम चीज़ों को खारिज कर दिया। अभी जैसे हमारी जो जितनी भी मैडम बैठी हुई हैं उन्होंने ट्रिपल तलाक के बारे में बात कही है, हलाला के बारे में बात कही गई है। क्या ये मानकर चला जाए कि एक एक चीजें जो अभी तक अंधेरे में थी या फिर जिनके ऊपर चर्चा नहीं होती थी अब एटलीस्ट उनके ऊपर चर्चा हो रही है, भले ही आयन के जरिए या फिर सियासी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जरिए? देखिए, ये तो एक प्रोग्रेस के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। आप किसी भी मजहब को देख लें, चाहे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगा, बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। पहले हिंदू धर्म में महिलाओं को अधिकार नहीं थे, महिलाओं को जो है पैरेलल विद ह्यूमन प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार नहीं था। वो अधिकार स्लोली और ग्रेजुअली आया और उसको हमारे इसी आइन के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अपनाया गया। सबरीमाला का जजमेंट है जहां पे एक जो महिला है उनको जाने में रिस्ट्रिक्शंस था। सो वी आर ए प्रोग्रेसिंग सोसाइटी, हम बढ़ती हुई सोसाइटी है। हम ये देखते हैं कि कैसे प्रोग्रेस के रास्ते पे चले, कैसे जो एक तकबा है वो पीछे ना रह जाए, ये एक हमारी एक बहुत अहम चीज है। लेकिन साथ साथ वहां पे हमको रिलीजन को भी देख के चलना है कि कहीं हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को तो कहीं डैमेज नहीं कर रहे हैं। और वही चीज है, अगर ये हिजाब की प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होगी और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सामने जब तरतीब तरीके से और एक बातचीत होगी और उसमें ये लोग जो जितने भी पिटिशनर्स हैं वो लोग अपना मत व्यक्त करेंगे, सरकार अपना मत व्यक्त करेगी, मुस्लिम स्कॉलर्स की भी मदद ली जाएगी और उसके बाद एक मजबूत निर्णय आएगा जो बताएगा कि क्या हिजाब एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं है। और अगर ये ऐसा होता है तो वो उसको लागू किया जाएगा, अन्यथा वो जो है उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, नेहा जी कुछ कहना चाह रही है? देखिए, बुर्का अगर एसेंशियल प्रैक्टिस में होता तो टर्की भी तो मुस्लिम कंट्री है, वहां पर आप देखिए लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, जीन्स टॉप सब कुछ पहनती हैं। तो ये एसेंशियल प्रैक्टिस रिलीजन प्रैक्टिस में नहीं आता। यही बात जो है वो हाई कोर्ट ने बोली है कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस में नहीं आता, इसीलिए अब उसको चैलेंज करने के लिए कुछ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और बात करते हैं कि अगर पगड़ी की जो एक सिख जो होता है वो अपने सर पे पगड़ी जब होता है वो बचपन से ही बाल लंबे करने शुरू होते हैं और पग बांधी जाती है, वो एसेंशियल है। बिना पग बांधे वो ऐसे ही मतलब खाली बाल सर के ऊपर ऐसे बांध के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता। लेकिन बुर्का अगर एसेंशियल सर्विसेज में होता, प्रैक्टिसेस में होता रिलीजन की, तो टर्की मुस्लिम कंट्री है और टर्की जैसी कई ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर बुर्का बैन है इंस्टीट्यूशंस में। तो क्या वो गलत है? अब ये डिसाइड तो लोगों को करना पड़ेगा कि वो मुस्लिम कंट्री होते हुए भी बुर्का बैन कर रहे हैं और आप यहाँ पर इसे क्या बनाना चाह रहे हैं और आप खुद क्या बनना चाह रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ लड़कियों को रोका जा रहा है आगे बढ़ने से और कुछ भी नहीं है। इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत, ताकि लड़कियां मुस्लिम लड़कियां पढ़ ना सके। उन्हें रिलीजन से जबरदस्ती जोड़ के दिखा दिया गया है, इसलिए वो इसका विरोध कर रही है। लेकिन आज उन्हें समझ लेना चाहिए, आज विरोध करेंगी तो बहुत पीछे चली जाएंगी। और जो लड़कियां आज बुर्का पहन के इंस्टीट्यूशन जा रही हैं, अपना एग्जाम दे रही हैं, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। और मैं ही नहीं, सभी मुझे लगता है बाकी मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ जो बैठी हुई हैं वो भी उन्हें सैल्यूट करेंगी कि हाँ, पहले शिक्षा होनी चाहिए, पहले किताब फिर हिजाब।
ये बहुत अहम बात आपने कही है, पहले किताब फिर हिजाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए। कोर्ट ये फैसला करेगा क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे निगरानी है और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हम सबको मंजूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए जी सलाम।